आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आज 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। असम, केरलम और पुडुचेरी में सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। केरलम में 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है और वो है पिनराई विजयन। तो वहीं असम में बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगास्वामी 5वीं बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक करीब 3 घंटे की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें असम में 20% वोटिंग की खबर है, केरलम में 18% मतदान और पुडुचेरी में अब तक 20% की वोटिंग की सूचना आ गई है। यानी कि इस वक्त मतदाता अपने मताधिकार का पूरे उत्साह के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आप स्टूडियो में चर्चा भी सुन ही रहे थे। लगातार ये चर्चा आप देख रहे हैं कि ये वो राज्य हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है। मतदाता जागरूक है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं। दिलचस्प ये है कि असम की 126 सीटों पर 3 घंटे की वोटिंग के बाद जो तस्वीर निकल रही है, 20% का मतदान हो चुका है। असम की 126 सीटों पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। 2 करोड़ 50 लाख वोटर असम में आज अपना नेता चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। असम में 5,75,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी कि ये वो युवा हैं जो विकासशील राजनीति के पीछे खड़े होना चाहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो किसी भी वाद विवाद से इतर एक बेहतर असम देखना चाहते हैं। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत झोंकी। 2021 में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था, सत्ता संभाली हेमंत बिस्वा शर्मा ने। इस बार भी बीजेपी हेमंता के फेस पर ही चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस असम में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बीते 76 साल में असम में राज्य में 15 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। करीब 51 साल तक कांग्रेस के 10 मुख्यमंत्रियों ने सत्ता संभाली और इस बार के चुनाव में एआईयूडीएफ को असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिल गया। 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है ये पार्टी। एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल की नजर मुस्लिम बहुल सीटों पर है। यहाँ की तस्वीर कितनी बदलती है। हाईली पोलराइज्ड असम का चुनाव रहा है और हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो वो तो एकदम साफ कहते हैं कि हाँ, मैं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करता हूँ, हाँ मैं सनातन की बात करता हूँ, हाँ मैं हिंदुओं की बात करता हूँ। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असम की कुछ हॉट सीट पर हम बात कर लेते हैं। असम की कुछ हॉट सीट है जालुकबाड़ी सीट। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस की विदिशा नियोग है जो चुनौती दे रही है। मुख्यमंत्री की पैठ है इस सीट पर, वो यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। अगली सीट की बात कर ले तो जोरहाट की, जहां से कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई चुनावी मैदान में उतरे हैं। यह सीट पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र रही। अपर असम की जोरहाट सीट, यहां से गौरव गोगोई ये तो जानते हैं कि वो जीत जाएंगे। भाजपा के पुराने दिग्गज हैं हितेंद्र नाथ गोस्वामी, उनके साथ सीधी टक्कर है। लेकिन मसला केवल एक सीट निकालने का नहीं है। कांग्रेस तो एम कर रही थी कि असम की इस चुनावी लड़ाई में वो बीजेपी को हैट्रिक नहीं लगाने देगी, लेकिन क्या ये कांग्रेस कर पाने की स्थिति में है। एक और हॉट सीट है बिनांगटी। यहां पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें असम गण परिषद के शहाबुद्दीन मजूमदार और असम जातीय परिषद के रेजाउल करीम चौधरी से कड़ी टक्कर मिल रही है। तो बात असम की ही कर लेते हैं और उसके बाद जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस पर भी हम बात करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अजीत द्विवेदी जी हैं, राहुल महाजन जी है, राजकुमार सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मनोज कुमार सिंह हमारे साथ है। और आपने ओपिनियन पोल तो देखा ही था, मेट्राइज का ओपिनियन पोल हमने इंडिया टीवी पर दिखाया था और हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर है। सबसे पहले देवेंद्र, असम का ये जो चुनाव है वो हाईली पोलराइज्ड चुनाव रहा, जहां एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा की ताकत यह है कि मोदी का चेहरा है, विकास की पॉलिटिक्स है। वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते रहे कि मैं हिंदुत्व की ही बात करूंगा, हिंदुत्व के मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ूंगा और उसके साथ विकास होगा। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी। और कांग्रेस बैकग्राउंड से आने के बाद हिंदुत्व की लाइन को जिस प्रकार से उन्हें एग्रेसिवली आगे बढ़ाया, उसमें तो कई सारे संघ और बीजेपी के जो एग्रेसिव हिंदुत्ववादी लीडर होंगे, हिंदुत्ववादी चेहरा जो होंगे,
वो भी शायद एक तरह से पीछे छूटते नजर आ रहे हैं, जितना एग्रेसिवली वो उस काम को करते हैं। और उसके पीछे अगर देखें तो उनकी एकदम से स्ट्रेटजी रहती है कि व्यवहारिक राजनीति करनी है, यानी कि जहां उनको ये उम्मीद आए कि इस काम को करने से उनको पॉलिटिकली फ़ायदा होगा, उसको वो ज़रूर करते हैं। अगर उसका विरोध करने से उनको ये समझ में आए कि इसको फ़ायदा होगा, तो वो विरोध और मुखालफत भी उसी अंदाज में करते हैं। और ये पूरे अपने कैंपेन का उन्होंने हिस्सा बना रखा है। लेकिन साथ साथ वो एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं मीनाक्षी, कि जैसे अगर एग्रेसिव पोलराइज करने वाली बात करते हैं तो ऐसा ना हो कि उनकी छवि सिर्फ एक आक्रामक नेता की हो जाए और फिर उनका जो सॉफ्ट फेस है या डेवलपमेंट वाला फेस है वो कहीं पीछे ना छूट जाए। इसकी भी चिंता बखूबी करते हैं। जैसे ज़्यादातर उनके कैंपेन में आप एग्रेसिव स्पीच सुनिए, लेकिन उसके बाद डांस जरूर देखिएगा, और ये एक रणनीति के तहत होता है। एक तस्वीर में बता दूं, क्योंकि आपने जहां कहा कि वो, और हम भी जो चर्चा कर रहे हैं कि उनकी हिंदू वाली पॉलिटिक्स, अगर मैं गलत नहीं हूं देवेंद्र, तो ये भी मैं कह सकती हूं कि वो असम के योगी आदित्यनाथ कई बार दिखाई देते हैं। ये तस्वीर आप कामाख्या मंदिर की देख रहे हैं। कामाख्या मंदिर जो कि शक्ति पीठ है, वहां पर दर्शन करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं और बड़े ही आशावान हैं। अजीत जी इतने आशावान हैं, उनको ये पता है कि मैं हैट्रिक लगा लूंगा, फिर भले गौरव गोगोई जो आरोप लगा दे, पवन खेड़ा जो आरोप लगा दे, कुछ तो उनके शब्द ऐसे भी रहे जिससे मैं यहाँ पर ऑन एयर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, बहुत आशावान है। बिल्कुल, बहुत बहुत उम्मीद से भरे हुए दिख रहे हैं, और उसके पर्याप्त कारण हैं। जैसे हिंदुत्व का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, और जो पहले बातचीत में हम लोग कह रहे थे कि वो परिसीमन के बाद की स्थितियां हैं। अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा था मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 23 है। ये 22-23 जो सीटें हैं, ये पहले 36 से 39 होती थी, और परिसीमन के बाद इस तरह से सीटें कम हुई, मुस्लिम वोट कट के, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह से कंसोलिडेट हो गए कि उन सीटों पर चुनाव जीत जाएगी कांग्रेस पार्टी या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। बीजेपी को उसकी कोई परवाह नहीं है। 100 के करीब सीटें ऐसी हैं, 100 से ऊपर सीटें जहां बहुत ही कंफर्टेबल है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए। एक तो ये कारण है, और दूसरा उनके कॉन्फिडेंस का कारण एक ये भी है कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का व्यवहार अलग अलग होगा, वो ऐसा मान रहे हैं। पिछली बार भी 16 सीटें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने जीती थी। AIUDF जो है, कांग्रेस के साथ मिल करके लड़े थे वो लोग। इस बार अजमल की पार्टी, ओवैसी की पार्टी साथ में लड़ रहे हैं। लोअर असम, अगर मैं ठीक हूं, लोअर असम में इनकी अच्छी पकड़ है। बिल्कुल, लोअर असम में ही धुबरी, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, ये 4-5 जिले ऐसे हैं जहां उनका असर रहा है, अभी भी असर है, और असेंबली में उनको वोट मिलेगा, और वो नुकसान होगा कांग्रेस का। तो वोट परसेंटेज में आप देखिएगा, कांग्रेस और बीजेपी में पिछली बार अभी बताया देवेंद्र जी ने 0.08% का फर्क था। इस बार भी ज्यादा का फर्क नहीं होगा, लेकिन सीटों का फर्क बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो मुस्लिम वोट जहां बहुत अधिक है वो मिल जाएगा कांग्रेस को। लेकिन आप जीत जाएंगे, कई सीटें 1 लाख से जीत जाएंगे। देखिए, वोटिंग परसेंटेज भले ही बराबरी का हो, आसपास का हो, लेकिन एक वोट से भी हमने देखा है लोग चुनाव जीतते हैं और चुनाव हारते हैं। गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं इस वक्त, और उन्हीं के दम पर, उन्हीं की लीडरशिप में, उन्हीं को अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उतनी एग्रेसिवली चुनाव लड़ पाई है? बहरहाल आज मतदान का दिन है। गौरव गोगोई, उनके अंदर कितनी होप है, वो क्या कह रहे हैं, वो आपको सुना देते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। असम में जो असम के हमारे जो आदर्श है, मूल्य हैं, उनको सशक्त किया जाए। जो असम की जो समाज की जो हमारी जड़ है, उस जड़ को मजबूत किया जाए, और एक नए असम के लिए थैंक यू। मुझे लगता है कि असम के लोग असम के हित में एक निर्णायक भूमिका लेंगे। एक नई असम, सशक्त और लोकतांत्रिक असम, अमन और चैन का असम। कौन ये कहेगा मनोज जी कि अलोकतांत्रिक असम चाहिए? सबको लोकतांत्रिक असम ही चाहिए। उस लोकतांत्रिक समीकरण में असमिया होना चाहिए, कोई घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, कोई बांग्लादेशी नहीं होना चाहिए। यही मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा या बीजेपी उठाती आई है। कांग्रेस पार्टी कमजोर क्यों साबित हो रही है इस चुनाव में? एक्चुअली लीडरशिप की तो कमी है, और उस लीडरशिप में एक लीडर दूसरे लीडर को जिस तरीके से फंसाता है, वो सबसे बड़ी कमी। मैं बार बार अभी कुछ देर पहले भी बोला था कि जिस तरीके से पवन खेड़ा का स्टेटमेंट था, उस डॉक्यूमेंट के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा पर, ये वो था कि आप एक तरह से आत्महत्या करने जा रहे हैं। यदि आपके पास वो प्रूफ ज़्यादा नहीं था, आपको यदि करना भी था तो आपको स्पेस लेना चाहिए था, 15 दिन 20 दिन का, ताकि आप उसको काउंटर कर सके। लेकिन माफ कीजिए मनोज जी, ऐसा ही तो आरोप और पाकिस्तान से लिंकेज का आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर लगाया।
नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने काउंटर नहीं कर पाया ना। यहाँ पे तो उन्होंने काउंटर कर दिया ना एक शक्तिशाली रूप में, और वही नहीं किया। वहां ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज के डेट में जनता के बीच में अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। तो एक तो आप पहले से घिरे हुए हैं और एक मुद्दा आप दे रहे हैं कि जनता आपके ऊपर और आक्रमण करे। तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस कमजोर थी, कमजोर हुई है, और वो समझ नहीं पा रही कि हम अपनी राजनीति को कैसे करें, क्योंकि सेंट्रल के लीडर सारे मुद्दे चले गए पवन खेड़ा के उस आरोप के पीछे। तो लीडरशिप का कमी, जो मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल लीडरशिप भी स्टेट लीडरशिप को कोई बहुत ज्यादा ये पिछले 4 दिनों से सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और जो स्टेट लीडरशिप जिसके ऊपर गोगोई के ऊपर पूरी इलेक्शन लड़ी जा रही है, वो भी अपने को अभी अलग थलग के रूप में है। तो जितने भी समीकरण अजीत जी ने बताया कि भाई लोअर में क्या, अपर आसाम में क्या है, और किस तरीके से मुस्लिम परिसीमन के बाद सीटों का हुआ, वो तो एक थी ही समस्या कांग्रेस के लिए। दूसरी बड़ी समस्या ये हो गई है, तो जो हम लोगों ने पिछले कई दिनों से इस चीज को लेकर चल रहे हैं, ये लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती वहां पे साबित हो रही है। ये एक राहुल जी, हम क्या ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है, जो लीडरशिप क्राइसिस सर कह रहे हैं मनोज जी, डिपेंडेंसी भी गौरव गोगोई पर कांग्रेस पार्टी की बहुत ज्यादा है। चाहे वो पार्लियामेंट में बोलने का मौका हो, चाहे फिर स्क्रीनिंग कमेटी में उन्हें डाला गया, चुनाव की पूरी रणनीति तैयार करना और फिर अपनों का साथ छोड़ देना। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये तय किया कि वो गौरव गोगोई को आगे लेके चलेंगे, बिकॉज जितने भी पीछे लीडर्स जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं, वो गौरव गोगोई से अपनी नाराजगी तो जता ही चुके हैं कि गौरव गोगोई पे हम शिकायत करते हैं और केंद्र का नेतृत्व सुनता नहीं है। ये बातें तो हुई हैं, तभी तो जो है काफ़ी लोग छोड़ के गए हैं। उनको नहीं लगता कि गौरव गोगोई के रहते हुए उनको कोई प्रोमिनेंट जगह कांग्रेस में मिल पाएगी, ये सामने दिखाई देता है। दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाया, हेमंता बिस्वा शर्मा के रहते हुए भी बीजेपी में कौन सी प्रोमिनेंट जगह उन्हें मिल पाएगी? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा की हम बात करेंगे, अभी बात हो रही थी आरोपों की कि कांग्रेस ने आरोप लगाए, ठीक है, चुनावों से पहले ठीक आरोप लगाए। तो ये सारा कुछ पॉलिटिक्स में होता है। क्या बीजेपी ने एक श्वेत पत्र या बुकलेट जारी करके हेमंता बिस्वा शर्मा पे आरोप नहीं लगाए थे करप्शन के? लगाए थे ना। तो बाकायदा स्कैम्स उन्होंने बताए थे, शारदा स्कैम और लुई बर्जर स्कैम, और किस किस में नाम लिया था इनका। तो लगाए जाते हैं आरोप। अब प्रूव हुए या ना हुए ये तो बाद की बात है। और जनता विश्वास करती है या नहीं करती है, जनता विश्वास करती है या नहीं करती है, वो बात है। लेकिन आसाम की अगर आप इस वक्त राजनीतिक स्थिति देखेंगे तो आपने जैसे कहा कि बहुत ही जो है कम्युनल लाइंस पे चुनाव हो रहा है, और उस तरह से इलाके भी बट गए हुए हैं। अगर आप अपर असम की बात करेंगे तो बीजेपी लेड अलायंस जो है वो बहुत अच्छा करेगा, वहां पे पहले भी अच्छा किया है। उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से 42 सीटें हैं, अगर उसको आप अपर असम और सेंट्रल असम को मिला लें, डिब्रूगढ़, जोरहाट, इन सबको मिला तो उसमें से 32 से 34 सीटें पिछली बार जो है बीजेपी अलायंस ले गया था। तो लेकिन एक जगह मेरे को लगता है बीटीआर हिल्स का जो इलाका है, वहां पर यूपीपीएल जो पहले बीजेपी के साथ था, वो इस बार उसके साथ नहीं है। पिछली बार 6 सीटें उन्होंने ली थी, इस बार क्या करते हैं वो, और वो साथ बाद में देते हैं नहीं देते, तो ये कहीं ना कहीं असर डालने का किया जा सकता है। सर, आपकी क्या राय है असम को लेकर? देखिए, असम को लेकर 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर है। आपने असम हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कही कि वो ज़्यादा प्रखर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो हिंदुत्व की राजनीति पूरी बीजेपी करती है, उसी के लिए जानी जाती है। लेकिन आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा दूसरे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं, और उनकी एक राजनीतिक बाध्यता भी हो सकती है, कांग्रेस से आए हैं, तो उनको अपने आप को ज़्यादा प्रूव करने की जरूरत है कि मैंने खाली दल नहीं बदला है, मेरा दिल भी बदल गया। और उसके पीछे एक रणनीति की है। अगर आप असम की डेमोग्राफी देख लें, जिसकी बहुत बात हो चुकी है, तो इस आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति की बदौलत 2016 से 2021 के बीच बीजेपी का वोट परसेंटेज, चाहे मूल असमी हिंदू हो चाहे बंगाली हिंदू हो, दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसका परिणाम यह है कि कांग्रेस पिछली बार खाली 29 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी अकेले दम 60 सीटों पर पहुंच गई, जबकि वह बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 64 है। तो वो रणनीति बीजेपी के लिए पे कर रही है। ठीक है सर। तीसरी बात, आप कह रहे थे आशावान है हेमंता बिस्वा शर्मा, मुझे लगता है वो सही शब्द नहीं है। आशावान तो गौरव गोगोई भी है, हेमंता बिस्वा शर्मा कॉन्फिडेंट है, सर सब होपफुली होते हैं, वो कॉन्फिडेंट है, वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस की जो लिमिटेशंस की बात हो रही है जी, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, प्रियंका गांधी की कर लें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें,
तो उसमें अब वोट कैचिंग कैपेसिटी नहीं बची। मोदी के रूप में बीजेपी के पास है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा सर, चेहरा है। आपने ये जो अब लगाया ना इसके साथ, मेरा तो सवाल ये है कि अब अगर वोटिंग कैपेसिटी नहीं है तो पहले भी कब थी? तो अब भी नहीं है, पहले भी नहीं है, तो अब आगे कब होगी? 3 बार अगर यहां से बीजेपी जीत जाती है तो उसके बाद फिर कांग्रेस की स्थिति क्या होती है? आज चलिए मतदान का दिन है, इसीलिए मजबूरी में आपको राज्यों में कुछ चेहरे उभारने पड़ रहे हैं। उसमें नुकसान ये हो रहा है कि एक चेहरा उभारते हैं, 4 चेहरे नाराज हो गए। बहुत बड़े कमेंट। फिर सर केरल की बात। कांग्रेस में क्या है कि वहां इस बार कांग्रेस ने स्ट्रेटजी अपनी बनाई है। देखिए, वो सफल हो ना हो अलग बात है जी। उसने एक स्ट्रेटजी बनाई है, अपर आसाम को फोकस किया है, जो अहोम जाति का और जो पारंपरिक असमिया लोग हैं, असमिया भाषी लोग हैं, उनका इलाका रहा है। वो असम गण परिषद का इलाका था पहले, फिर वहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड बना है। पूरा तिनसुकिया का इलाका हो, डिब्रूगढ़ हो, शिवसागर हो, विश्वनाथ हो, माजुली द्वीप हो, ये तमाम जोरहाट हो, ये इलाके अहोम जाति वाले इलाके हैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10% आबादी है गौरव गोगोई। कांग्रेस ने ये मान लिया है कि अगर हम अजमल के साथ जाते और पोलराइजेशन में के चक्कर में पड़ते तो हिंदू पोलराइजेशन बीजेपी के साथ ज्यादा होगा। तो अजमल को छोड़ दिया उन लोगों ने। लोकसभा में इसका लाभ मिला कांग्रेस पार्टी को। अजमल लोअर असम में लड़ रहे हैं चुनाव अपना, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के। जीतेंगे भी तो जरूरत होने पर कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। वो जीतेंगे, कांग्रेस जीतेंगे, जो जीते। अपर आसाम में ये मैसेज दे रही है कि हम अहोम जाति को लेकर के चल रहे हैं। उसका लीडर देखिए, ये लचित बारफुकन का डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं गौरव गोगोई, जो वहां के सबसे बड़े हीरो हैं लचित बारफुकन। तो वो उसको टारगेट किया है, अपर आसाम के इलाके को, और नॉर्थ साइड ऑफ द ब्रह्मपुत्र जो नॉर्थ असम है उस इलाके को टारगेट किया है इस बार कांग्रेस ने। स्ट्रेटजी ठीक है, जीते ना जीते वो अलग बात। सर, मैं जितना थोड़ा असम को समझती हूँ, जिस तरीके का डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, देखिए क्या पोलराइजेशन होता है, कितने बयान कैसे काम करते हैं, उसके इतर जब मैं युवाओं के एंगल से देखती हूं असम को, वहां पर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, जैसे ब्रिजेस तैयार हुए हैं, जैसा एयरपोर्ट का कायाकल्प हुआ है, जैसे रेलवे स्टेशन बेहतर होते जा रहे हैं, रोड नेटवर्क बेहतर होता जा रहा है, युवाओं को तो ये चाहिए। और जब इस तरीके की डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स होती है तो युवा किसके पीछे जाकर खड़े होना पसंद करते हैं, ये वहां के लोग ही बेहतर जानेंगे और तय करेंगे। केरल की बात कर लेते हैं, एक और राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव के तहत इस वक्त मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 18% मतदान हो चुका है। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 2021 में पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ ऐतिहासिक वापसी की थी। 1977 के बाद से राज्य में लगातार दूसरी बार जीतने वाली पहली सरकार बनी। यूडीएफ ने 2021 में 41 सीटें जीती थी। अब एलडीएफ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है। 2016 में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 91 सीटें जीती थी। तो इतना तो तय है कि पिनराई विजयन बहुत पॉपुलर हैं, उनकी भी पॉलिटिक्स, और खासतौर पर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज रहा है, मैं उसे जोड़कर भी केरल के पॉलिटिक्स और असम की पॉलिटिक्स को, देवेंद्र, इस पर बात करना चाहती हूँ। एकदम सही मौके पर, सही समय पर महिलाओं को विधायिका में कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है? उस वक्त प्रधानमंत्री ने यह बात कही है जब 3 राज्यों में इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है, और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जिसमें केरल और असम की भी मैं महिलाओं की बात कर लूं, एजुकेटेड, फॉरवर्ड लुकिंग, मजबूत महिला हैं, और इनकी मानसिकता हमेशा इन्हें कौन आगे बढ़ा रहा है इसके ऊपर आधारित होती है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्या महिलाओं में आज के वोटिंग पैटर्न में? एटलीस्ट प्रधानमंत्री ने उस टाइमिंग का ध्यान रखा है कि जैसे जो आर्टिकल लिखा जाए या जो उनका बयान आया है, जो कि इंस्टाग्राम पे उसको पोस्ट किया गया था पहले पीएम को, उस बयान को, तो उसमें निश्चित तौर पे संदेश के लिहाज से अगर आप देखें तो इसको बीजेपी ये चाहिए कि हाँ वोटिंग के दिन भी और नीचे तक वो लेके जाएं, और जैसे ही पीएम का वो संदेश सोशल मीडिया पर आया उसके बाद बीजेपी का संगठन उससे नीचे तक पहुँचाने में जुड़ गया था। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि अगर महिलाओं आरक्षण के लिहाज से इतना बड़ा कदम केंद्र सरकार ने वो एक फैसला लिया, पहले वो बिल पास कराया गया, फिर ये लगा कि अगर इस सेंसस का वेट करें, फिर उसके हिसाब से डिलिमिटेशन करें तो 2029 में काम नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए अब वापस से दोबारा उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। उसके लिए 3 दिन का एक सत्र बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पे क्योंकि ये काम इतना बड़ा है, और चाहे केरल की बात करें जहां पर महिला वोटर्स तो कई बार कई सारे पॉकेट्स में, या ओवरऑल भी देखें तो पुरुषों के वोटर्स से ज़्यादा भी होते हैं कई सारे विधानसभा चुनाव पहले के जो चुनाव रहे हैं, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। असम में भी ऑलमोस्ट नेक टू नेक होता है। तो उस वर्ग को निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है बीजेपी के लिहाज से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात को कहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बात ये पहली बार कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी नारी बंधन अधिनियम बन चुका है,
अमेंडमेंट की बात, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। कैबिनेट को लेकर भी चर्चा थी कि शायद कल कैबिनेट ने उसे मंजूरी भी दे दी हो। तो उस कंडीशन में ये नैरेटिव में तो था, लेकिन वोटिंग के दिन पीएम का ये कहना निश्चित तौर पर थोड़ा फर्क तो डालता है। केरल की ओवरऑल हम बात करते हैं। मनोज जी, केरल क्या दिखाई दे रहा है? आप तो खैर पूरा वहाँ पे सर्वे करके आए हैं। थोड़ी देर पहले जब मैं टी राघवन को सुन रही थी, उनकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा था कि ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है अगर बीजेपी 2 से 5 सीट के बीच में अगर जीत जाती है तो हंग असेंबली की भी नौबत आ सकती है। ये बातें जैसे अभी हो रहा था कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को जो संदेश दिया है जी, देखिए वहाँ पे महिलाएं 7 लाख, पुरुषों की अपेक्षा 7 लाख अधिक महिलाएं हैं वहाँ पे वोटर में, और हर बार महिलाओं ने वहाँ पे बढ़ चढ़ कर किया था। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा बेस वोट है। सिर्फ मैं एक ही स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि बिहार में सरकार बनी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का रहा। यदि शिवराज सिंह चौहान ने उतनी सीटें लेकर आए तो उसमें वहाँ पे लाडली बहनाओं का था। उसी तरह से महाराष्ट्र था। तो आप देखेंगे कि स्टेट वाइज भारतीय जनता पार्टी उन वोटरों को, चूंकि महिलाएं जातियों में नहीं बढ़ती हैं, पुरुष जातियों में बैठकर वोट करता है, तो उन्होंने इससे हटकर महिलाओं को फोकस किया और उसको अपने साथ जोड़ा है। केरला में जिस तरीके से मैसेज उन्होंने देने के कोशिश किया है, 48% पिछली बार एलडीएफ को महिलाओं ने वोट दिया था, और वहां पे अब इस तरह का मैसेज जाए और महिलाएं बीजेपी की तरफ से मूव करें, तो मेरा यह मानना है कि एलडीएफ के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा।